IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Assam Microfinance Institutions Regulation of Money Lending Bill 2020. And this topic is important from our syllabus paper 6 Assam governance point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा करंट बैकग्राउंड समझना होगा। देखो, हाल फिलहाल में कम से कम 4 लोगों ने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ हैरासमेंट एंड ह्यूमिलिएशन कॉज्ड बाय इंस्टेंट लोन कंपनीज। तो ज़रा समझते हैं कि ये इंस्टेंट लोन कंपनीज हैं क्या। देखो, ये एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो लोगों को बड़े आसानी से लोन दे देती हैं, कोई ख़ास चीज़ें गारंटी पे लेती भी नहीं हैं, लेकिन उसके बदले में बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करती हैं। दीज आर अनऑथराइज्ड डीलर्स, इनका किसी भी बैंक या एनबीएफसी से कोई फॉर्मल कनेक्शन नहीं होता है। कस्टमर को आराम से लोन मिल जाता है बहुत आसानी से। कस्टमर्स के लिए कई सारे इस तरह के ऐप बने होते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको इस तरह के कई सारे ऐप दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैश मामा, लोन जोन, धन लोन, कैश अप, इस तरह के कई सारे आपको मिलेंगे जहां पे आपको ये प्रॉमिसेस मिलेंगे कि इंस्टेंट कैश मिलेगा आपको। तो जो लोगों को भी ज़रूरतें होती हैं वो जा कर के यहाँ से लोन ले लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है और ना चुका पाने पर फिर ये लोग अलग अलग तरीके से हरास करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हैदराबाद की एक एग्रीकल्चर ऑफिसर, एक लेडी एग्रीकल्चर ऑफिसर ने जब वो लोन नहीं चुका पाई टाइम पे, तो उनके जो भी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे उन सब पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पे इन लोगों ने फ़ोन कर के ऐसा बताना शुरू कर दिया कि इन्होंने लोन नहीं चुकाया है और इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब है। तो इसी अलग अलग तरीके से लोग ह्यूमिलिएट करते थे, जिस कारण से कई सारे लोग हाल फिलहाल में सुसाइड भी कर लिया उन्होंने। लॉकडाउन के टाइम में कई सारे लोगों ने इस तरह के ऐप से, जो इलीगल भी हैं, इनफॉर्मल हैं, उन पे लोन लिया है और अब वो जब चुका नहीं पा रहे हैं तो दे आर फेसिंग कोहर्जन। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आसाम सरकार एक लॉ लेकर के आई है। उस लॉ का नाम है आसाम असेंबली हैज़ पास्ड दिस लॉ, आसाम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग बिल। इसके साथ ही ये कानून बन जाएगा और इस कानून का मेन पर्पस ही है कि वो लोग जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल हैं, चाहे ग्रुप या इंडिविजुअल, जिन्होंने भी इस तरह का लोन ले रखा है, उनसे कोहर्सिव तरीके से लोन रिकवरी ना की जाए, ज़बरदस्ती ह्यूमिलिएट करके, हैरास करके लोन ना लिया जाए। और ख़ासकर इस तरह की जो इनफॉर्मल कंपनियां हैं उनको रजिस्टर कराया जाए ताकि वो इस तरह के इलीगल मीन्स को ना लें। तो इस जो नया कानून लाया जा रहा है इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न बोला गया है कि किसी भी बोरोवर को जो ऑलरेडी 2 जगह से लोन ले चुका है उसको तीसरा लेंडर लोन नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, अब जो भी इस तरह की इंस्टेंट कंपनियां हैं, इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियां, वो पहले बैकग्राउंड चेक करेंगे और देखेंगे कि जो भी लोन ले रहा है वो ऑलरेडी 2 जगह से लोन ले चुका है, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। तीसरा जो लेंडर है वो उसको लोन नहीं देगा। एंड ओवरऑल जो भी बोरोवर है, जो भी कस्टमर है, उसके ऊपर 1.25 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा का लोन है तो फिर उसको आगे कोई तीसरी कंपनी लोन नहीं देगी। इससे एक बात तो इंश्योर हो जाएगी कि कम से कम एक इंसान बहुत ज़्यादा लोन ना ले ताकि बाद में वो उसको चुकाने ना पाने की कंडीशंस में ना पहुँचे। तो पहली प्रोविज़न तो ये लाई गई है। दूसरा प्रोविज़न ये बोला गया है कि आसाम के अंदर जो भी इस तरह के इनफॉर्मल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको 30 दिनों के अंदर आसाम सरकार के साथ रजिस्टर कराना है। और फिर एक और कंडीशन लाई गई है कि जो भी इस तरह के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो कोहर्सिव एक्शन लेते हैं, ज़बरदस्ती प्रेशराइज करते हैं, डराते धमकाते हैं बोरोवर को, तो फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। हिमंतो बिस्वा शर्मा साहब ने कहा है कि दीज एजेंट एक्सप्लॉइट्स वीमेन मोस्टली, दे आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ दीज वीमेन हु आर ट्रैप्ड इन देयर लोन ट्रैप। तो खासकर वीमेन को एक्सप्लॉइट ज़्यादा ये लोग करते हैं। इनफैक्ट कुछ केसेस तो सेक्सुअल हरासमेंट के भी आए हैं जब वीमेन ने लोन लिया और वो जब चुका नहीं पाई हैं। तो इस कारण से ये कानून लाया गया। हिमंतो बिस्वा शर्मा साहब ने कहा है कि ये अभी तक का पास किया हुआ सबसे अच्छा कानून है। The next article is taken from international segment. It is about India joining UNSC as a non-permanent member. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view.
सबसे पहले यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। कई दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, यूएनएससी के टोटल एक वक्त में 15 मेंबर्स होते हैं। 5 आर परमानेंट मेंबर्स, दे आर यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रसिया, जबकि 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। ये जो 15 मेंबर होते हैं, ये लोग मिल करके फैसला लेते हैं वोटिंग के बेसिस पे, और किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कम से कम 9 येस वोट पड़ने चाहिए। आउट ऑफ दिस 15 डिसीजन इज नॉट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। कम से कम 9 येस वोट मिलने चाहिए, तभी जा करके वो रेजोल्यूशन पास होता है। बट ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं, दे हैव गॉट वीटो पावर, मतलब अगर उन्होंने रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाकी जो 14 मेंबर्स हैं वो उसको पास भी कर दें तो भी। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको दे आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर टर्म्स एंड दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल टर्म, मतलब एक बार 2 साल का टर्म लैप्स हो गया तो इनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है, फिर वो बाद में वापस से आ सकती है। और हर साल 5 सीटों के लिए इलेक्शन होता है। तो इस तरीके से हर साल इलेक्शन होता रहता है। मान लीजिए 10 सीटें हैं टोटल, तो इस साल 5 सीटों के लिए हुआ, अगले साल फिर 5 के लिए होगा, तब तक इस साल जो 5 लोग हैं, 5 कंट्रीज़ हैं, उनका 2 साल बाद मेंबरशिप खत्म हो जाएगा, तो फिर 5 सीटों के लिए इलेक्शन होगा। इस तरीके से हर साल 5-5 सीटों के लिए इलेक्शन होता रहता है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं, और किसी भी मेंबर को इलेक्ट होने के लिए कम से कम 2/3 वोट सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के वो मेंबर सेलेक्ट हो सकता है। एक आप देखिए ज़रा सा, आप ये देखिए कि कंट्रीज़ को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है फॉर गेटिंग इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। पहला ग्रुप है एशिया एंड अफ्रीका। इसमें 2 सीटें इलेक्ट होती हैं इवन ईयर में और 3 सीटें इलेक्ट होती हैं ऑड ईयर में। दूसरा ग्रुप है वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स ग्रुप। इसमें 2 सीटें इवन ईयर में और 1 सीट ऑड ईयर में। और लैटिन अमेरिका ग्रुप, इसमें लैटिन अमेरिकन कैरेबियन ग्रुप, इसमें 1 सीटें ऑड ईयर में एंड 1 सीट इवन ईयर में। इस तरीके से हर साल 5 सीटों के लिए इलेक्शन होता रहता है। ये हाल फिलहाल में रिसेंट डेवलपमेंट यही है कि इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर टू यूएनएससी फॉर द 8th टाइम। और इंडिया की मेंबरशिप जो 2 साल की है, 2 साल की जो मेंबरशिप अभी स्टार्ट हुई है, दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम येस्टरडे, दैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2021। एंड नाउ इंडिया विल रिप्लेस इंडोनेशिया फ्रॉम एशिया। तो इंडोनेशिया को रिप्लेस करके अब इंडिया एशिया से रिप्रेजेंटेशन देगा। और इंडिया के साथ साथ वियतनाम भी एक दूसरा ऐसा कंट्री है जो एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इन 2021। अभी यूएनएससी के थोड़े क्रिटिसिज्म भी हैं, वो भी ज़रा देख लेते हैं। देखिए, यूएनएससी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक, ऐसा भारत सरकार के सब फॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि बस 5 कंट्रीज़ को परमानेंट मेंबरशिप है, बाकी सारे लोगों को बस 2 साल की मेंबरशिप मिलती है। और इन 5 कंट्रीज़ के पास वीटो पावर भी है। सो दैट वे दीज कंट्रीज़ हैव गॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू कंट्रोल ओवर यूएनएससी, दैट रिप्रेजेंट्स अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ यूएनएससी। भारत सरकार का ये भी मानना है कि यूएनएससी रिप्रेजेंट्स 20th सेंचुरी पावर स्ट्रक्चर। तो ये जो 5 कंट्रियां हैं ये पावरफुल थीं, रिस्पॉन्सिबल थीं, बट वे बैक 50-60 ईयर्स अगो। अब आज के टाइम में 21st सेंचुरी में सिनेरियो बदल चुका है। More powerful countries have emerged, more responsible countries have emerged like India, and these countries should also be given a permanent representation at UNSC। और इसी पर्पस से इंडिया ने एक ग्रुप भी बनाया है, उस ग्रुप का नाम है G4। इस ग्रुप का पर्पस ये है कि वो UNSC रिफॉर्म्स के लिए डिमांड करे। इस G4 के मेंबर हैं ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। तीसरा, बहुत बार जो वीटो पावर है इन परमानेंट कंट्रीज़ का, वो उसका मिसयूज भी होता रहता है फॉर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि ग्लोबल पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, लेकिन ये जो 5 परमानेंट कंट्री हैं इस पावर का मिसयूज करते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देखो कई सारे इस तरह के एग्जांपल हैं मिसयूज के। चाइना एंड रसिया हैव वीटोड 4 ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑन सीरिया। तो ये बशर अल असाद को सपोर्ट करते हैं और इस कारण से सीरिया के सिविल वॉर लगातार 10 सालों से चलती आ रही है, उसके बाद भी ये लोग उस बशर अल असाद के रिजाइम को सपोर्ट करते रहते, चाइना एंड रसिया अगेंस्ट यूएस। US has used its veto power 42 times in favor of Israel since 1972. Palestine has not become a UN permanent member because of rejection by US consistently. China blocks Taiwan's membership at UN. आपको तो पता ही है कि China, also known as Republic of China, it counters it disputes the existence of
चाइना, द मेनलैंड चाइना, जो कहा जाता है बाय द नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो दोनों कंट्री हैं जिसको हम लोग मेनलैंड चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, और ताइवान, बोथ ऑफ देम क्लेम्स टू बी द ओरिजिनल चाइना। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चाइना के इंसिस्टेंस पे, जो कि एक परमानेंट मेंबर है, उसके इंसिस्टेंस पे ताइवान को कभी मेंबरशिप भी नहीं मिली है यूनाइटेड नेशन की। तो इस तरीके से ये सारी जो पावरफुल कंट्री हैं, 5 पावरफुल कंट्री, दे मिसयूज देयर परमानेंट मेंबरशिप एट UNSC इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट एट द ग्लोबल फोरम। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from environment segment. It is about Sulpaneswar Wildlife Sanctuary. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. So Sulpaneswar Wildlife Sanctuary के बारे में पहले समझ लेते हैं. It is a wildlife sanctuary or a protected area in Gujarat state. It is in the western side of Satpura range. Actually it is at the tri-junction of Gujarat, Maharashtra and मध्य प्रदेश। आप देखिए ये जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तीनों के बॉर्डर मिलते हैं, वो एरिया है, यहाँ पे शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ भी है। तो इस न्यूज़ को समझने के लिए पहले ब्रीफली हम रिवाइज कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इको सेंसिटिव जोन। देखो, इको सेंसिटिव जोन वो सारे एरिया होते हैं, दे आर अराउंड एनी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मान लो एक नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके आसपास का जो एरिया है, जो इन्वायरमेंटली फ्रजाइल है, जिसका इकोसिस्टम थोड़ा फ्रजाइल है, उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का पावर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने से होता क्या है कि यहाँ पे भी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि आप घर नहीं बना सकते, रिजॉर्ट नहीं बना सकते। आपने देखा होगा अक्सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के बाहर रिजॉर्ट्स बना दिए जाते हैं, कॉमर्शियल प्लेसेस बना दिए जाते हैं। लेकिन अगर उसके बाहर के एरिया को भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर वहाँ पे इस तरह के कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। और इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से मिनिमम 100 मीटर तो होना ही चाहिए इको सेंसिटिव जोन आउटसाइड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। मैक्सिमम वो 10 किलोमीटर तक भी हो सकता है। अब करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है, जिस कारण से ये न्यूज़ में आया है कि शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अक्रॉस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 121 विलेजेस को नोटिस दिया है कि ये एरिया अब इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है और अब आप यहाँ पे कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। और इस कारण से ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है कि इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया जाए। ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में होते हैं तो उससे रिलेटेड सवाल अक्सर पीटी में पूछ लिए जाते हैं। दैट इज़ वाई प्लीज़ कीप इन माइंड कि शूलपानेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। इट इज़ इन गुजरात। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about digital payment index released by RBI. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. सबसे पहले देखते हैं करंट न्यूज़ है क्या। RBI has constructed a composite digital payment index and the purpose of this index is to capture the extent of digitization of पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। सरल शब्दों में बोले तो देखिए, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन होता है, CPI इंडेक्स जिसके बेसिस पे हम लोग इन्फ्लेशन मेजर करते हैं कंज्यूमर लेवल पे, WPI इंडेक्स इन्फ्लेशन होता है जिसके बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं इन्फ्लेशन एट द होलसेलर लेवल। जैसे IIP होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसकी मदद से हम लोग इंडस्ट्री का कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो मेजर करते हैं। उसी तरीके से एक DPI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया है RBI ने। इसकी मदद से ये देखा जाएगा कि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए 5 पैरामीटर्स को इंक्लूड किया गया है। पेमेंट इनेबलर्स, कितने पेमेंट कंपनियां हैं, जैसे कि देखिए भीम ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, तो इस तरीके जितने भी पेमेंट इनेबलर्स होंगे उतना बेहतर होगा। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द डिमांड साइड, मतलब कि डिमांड कितनी है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द सप्लाई साइड, मतलब कि सोर्सेज कितने, इतने सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स कितने हैं। अलग अलग एरिया में आप देखते होंगे कि दुकानदार उन लोगों के पास एक POS मशीन होती है, तो इस तरह के जितने भी POS मशीन बढ़ते रहेंगी हम मानेंगे कि सप्लाई साइड भी बढ़ता जा रहा है। पेमेंट परफॉर्मेंस, तो अलग अलग तरह की चीज़ों पर पेमेंट परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट स्पीड
ओवरऑल कितना लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पेमेंट परफॉर्मेंस हो कि एक फैक्टर होगा। और पांचवा फैक्टर होगा कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, मतलब जो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कितना ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली है। इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे ओवरऑल डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पब्लिश होगी, और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की मदद से हमें पता चलता रहेगा कि डिजिटल पेमेंट हमारे देश में कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी जैसे कि हाल फिलहाल में आरबीआई ने डाटा रिलीज़ किया, उन्होंने कहा है कि 2018 मार्च को उन्होंने बेस ईयर पकड़ा है। तो 2018 मार्च में जितना भी डिजिटल पेमेंट हो रहा था उसको उन्होंने मान लिया है या इंडेक्स कर दिया है 100 पे। तो उसके हिसाब से 2019 मार्च में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वाज 153.47 एंड 2020 मार्च में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वाज 207.87%। तो इस फिगर की मदद से आप समझिए, तो लगातार इस ग्राफ को आप देखिए तो डिजिटल पेमेंट हमारे कंट्री में बढ़ता जा रहा है। व्हेन आई से कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इन मार्च 2020 वाज 207, उसका मतलब ये है कि वो पिछले 2 साल में मार्च 2018 के रेस्पेक्ट में वो लगभग 200 गुना बढ़ गया है। 100 से बढ़ करके वो 207 पे जा चुका है, मतलब 2 गुना से ज़्यादा वो बढ़ चुका है। यानी कि जितना डिजिटल पेमेंट 2018 मार्च में होता था उससे 2 गुना से भी ज़्यादा डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ट्रांजैक्शन 2020 मार्च में हुआ है। और आगे इसी ग्राफ से, इस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के ग्राफ से हमें पता चलता रहेगा कि मार्च 2018 के हिसाब से डिजिटल पेमेंट हमारे देश में बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर वो 500 हो जाए तो आप मान के चलो कि 5 गुना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू base year, that was March 2018. The next article is taken from Assam segment. It is about Kopili Hydel project. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $231 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इन ऑर्डर टू बिल्ड सेकेंड फेज ऑफ लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन असम, दैट इज़ ऑफ कोर्स इन इंडिया। तो ये 120 मेगावाट का ये पावर प्लांट होगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये फेज 2 ऑफ द डैम बिल्ड किया जा रहा है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे डैम है। ये देखिए, ये कोपली रिवर है, इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। इसके ऊपर ऑलरेडी डीमा हसाओ के पास एक डैम है। फेज 1 वाला डैम ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है, इसको वापस से अपग्रेड किया जा रहा है। तो फेज 2 वाले डैम को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे एशिया डेवलपमेंट बैंक ने $231 मिलियन का लोन दिया है। This project will be in the southeast direction of the West Karbi Anglong and northwest direction of the Dima Hasao district. This overall power structure is on the right hand side of the Kopli river. तो ये रिवर बह रही है, इसके राइट हैंड साइड में ये पावर प्लांट है। ध्यान दें, ये कोपली रिवर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का, जबकि ये जो पावर प्लांट है ये राइट हैंड साइड में है कोपली रिवर के। और ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है सेकेंड फेज, दैट विल बी कंप्लीटेड बाय 2025 एंड इट इज़ ए रन ऑफ रिवर टाइप प्रोजेक्ट। तो जरा समझते हैं कि रन ऑफ रिवर टाइप प्रोजेक्ट क्या होता है। देखिए, रन ऑफ रिवर टाइप प्रोजेक्ट में होता क्या है कि ये नदी आ रही है, इसके एक स्ट्रीम को डाइवर्ट कर लिया जाता है, इसके पानी को रोक करके इसके एक स्ट्रीम को इस तरह से डाइवर्ट कर लिया जाता है। और इस स्ट्रीम की मदद से यहाँ पे पावर हाउस लगा करके, एक जनरेटर लगा करके पानी इसके थ्रू फ्लो कराया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और वापस से इस स्ट्रीम को जा करके मेन रिवर में मिला दिया जाता है। तो ये है रन ऑफ रिवर टाइप प्रोजेक्ट। ये मेन नदी आ रही थी यहाँ से, इसको इस तरह से फ्लो करने दिया गया, उसमें से एक छोटा सा स्ट्रीम यहाँ से निकाला गया, उसमें यहाँ पे पावर हाउस लगा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया गया और वापस से स्ट्रीम को मिला दिया गया। इससे ओवरऑल पानी का लॉस नहीं होता है, जितना पानी यहाँ से डाइवर्ट किया गया वो वापस मेन नदी में मिला दिया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है कोपली हाइडल प्रोजेक्ट, इट विल बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेल। ओवरऑल इसमें उम्मीद की जा रही है कि 470 गीगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड थ्रू अ क्लीन एनर्जी सोर्स। ऑफ कोर्स ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में माना जाता है, तो ये क्लीन एनर्जी सोर्स होगा और लगभग 3,60,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन विल बी रिड्यूस्ड विथ हेल्प ऑफ दिस प्लांट। तो उतना एनर्जी ये अकेले प्रोड्यूस करेगा जितना इतना कोल जला करके हम जितना एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, 3,60,000 टन ऑफ कोल। इसकी मदद से ओवरऑल आसाम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। दूसरा, इस प्रोजेक्ट में इस बात का भी ध्यान दिया गया है कि वाटर, इस नदी का, कोपली नदी का पानी एसिडिक ना हो, क्योंकि कोपली नदी का पानी एसिडिक होने के कारण ब्लास्ट भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। पानी क्यों एसिडिक हो जाता है वो भी ज़रा समझ लेते। देखो, आसपास के एरिया में, खासकर मेघालय वाले एरिया में रैट होल माइनिंग होती रहती है, रैट होल कोल माइनिंग, और उस कारण से बहुत सारा एसिडिक वाटर
एसिडिक कंटेंट आ करके पानी में मिल जाता है, कोपली रिवर में मिल जाता है। और जब पानी एसिडिक हो जाता है तो धीरे धीरे वो पावर हाउस के मशीन्स को भी कोरोड करने लगता है, और जब वो पावर हाउस के मशीन्स कोरोड होने लगते हैं तो उसके एक्सप्लोड होने के चांसेस रहते हैं। देखो पाइप है, पाइप तो ऑफ कोर्स स्टील से बना होगा और अंदर से वो कोरोड हो गया बिकॉज ऑफ एसिडिक वाटर, तो और प्रेशर भी है, जबकि पाइप कोरोड होकर के कमज़ोर हो गया और अंदर से पानी का प्रेशर भी है, तो उसके कारण होता क्या कि पाइप कमज़ोर है, कोरोजन के कारण वो फट जाता है, और जब फटता है तो मेजर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जिसके कारण लोगों की डेथ भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह से मेघालय में रैट होल माइनिंग होते रहती है। रैट होल माइनिंग मतलब छोटे छोटे होल्स करके यहाँ पे छोटे बच्चों को अंदर भेजा जाता है, जो कि अंदर से जाकर के कोयला कलेक्ट करके ले आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रैट होल कोल माइनिंग। ऑफ कोर्स इट इज़ इलीगल फ्रॉम बोथ एस्पेक्ट। इसमें तो चाइल्ड लेबर भी एम्प्लॉयड होता है, उसके अलावा इस तरह के रैट होल माइनिंग का परमिशन नहीं है, सरकार की तरफ से इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, बिकॉज इट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इन्वायरमेंट। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कई बार कोलैप्स कर जाता है, और इसमें बच्चों को भी एम्प्लॉय किया जाता है, क्योंकि बच्चे ही अक्सर इस तरह के छोटे छोटे रैट होल्स में अंदर घुस पाते हैं। और ये देखो, जैसे कि कोपली रिवर में इस तरह का एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है इन 2019, अक्टूबर 2019, तभी मैंने ये आर्टिकल कवर किया था। 4 लोगों की उसमें डेथ हो गई थी, क्योंकि कोपली रिवर का पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया था बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट कॉन्टिन्यूअस रैट होल माइनिंग इन द सराउंडिंग एरिया। और पानी एसिडिक हो जाता है तो धीरे धीरे पाइप कोरोड हो गया, पाइप कोरोड हो गया तो अंदर के प्रेशर के कारण वो पाइप फट गया। ये फार्मूला भी अगर यूपीएससी वालों को कम से कम याद रख लेना चाहिए रैट होल माइनिंग से रिलेटेड। देखो नॉर्मली कोल के साथ फेरस सल्फाइड मिलता है, और ये फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ मिल करके और पानी के साथ मिल करके ये फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस H2SO4 बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी में मिलता है तो पानी भी एसिडिक हो जाता है, और उस कारण से पाइप्स कोरोड होने लगते हैं। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 304 to topic number 306. Topic number 304 is about Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2020. The 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine was jointly awarded to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice for discovery of hepatitis C. एक बात का ध्यान रखना, ये साइंटिस्ट लोगों के नाम रेयरली पूछे जाएंगे एग्जाम में। ऐसे नहीं पूछा जाता कि किसको मिला है नोबेल प्राइज़, ये जरूर पूछा जाता है कि किस चीज़ के लिए, किस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ इस पर्टिकुलर साल में दिया गया है। तो कम से कम इतना जरूर याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी वायरस के डिस्कवरी के लिए इस साल नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन दी गई है। अब अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस के बारे में भी जरा देख लेते हैं। दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ वायरसेस, एंड दीज वायरसेस आर नोन एज वायरस फ्रॉम हेपेट्रोटॉपिक फैमिली। और अलग अलग तरह के वायरस होते हैं A, B, C, D, E. A and E are caused due to contaminated water or food. B and C are caused due to body fluids like blood, sweat. Hepatitis D is happens due to people who are already affected with hepatitis B, and vaccine of A and B is possible. Please attempt this question that is based on topic number 304. Topic number 305 is about Nobel Prize in Physics for the year 2020. Nobel Prize in Physics for the year 2020 was awarded to 3 astrophysicists: Roger Penrose from UK, Reinhard Gengel from Germany, and Andrea Ghez from USA. Dr. Roger Penrose got this award for proving that the black holes exist, while Reinhard Gengel and Andrea Ghez got this award for discovery of a supermassive black hole at the center of Milky Way galaxy, now known as Sagittarius A star. Please attempt this question based on topic number 305. Topic number 306 is about HS Brahma Committee. तो HS Brahma Committee को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। There are many indigenous landless families in Assam, and thus the Assam government constituted HS Brahma Committee for protection of land rights of the indigenous people. The committee recommended distribution of land to the landless indigenous families. Following the committee's recommendation, the government of Assam framed the Land Policy 2019. Please attempt this question based on topic number 306. This is the answer of question number 301 to 303 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ग्राम न्यायालय एक्ट, दे कैन, फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट दे कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड, द एक्ट अलाउस लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर एंड conciliators. This statement is correct. So the correct answer will be option B, 2 only. Which of the following states are most impacted due to arsenic contamination of overall population wise? Population wise answer will be Uttar Pradesh. Percentage wise would be Assam.
but the question is population wise, so the answer will be option A, Uttar Pradesh. That's all from our side for today. Thanks for watching.